दोस्तों आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सरल अंग्रेजी में लिखी गई है जो बहुत ही आसानी से आपके समझ में आता चला जाएगा। आज की कहानी इस मामले में भी बहुत खास होने वाली है क्योंकि यह कहानी वर्तमान न्याय प्रणाली के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मारती हुई प्रतीत होती है और इसीलिए आज की नैतिक शिक्षा भी बहुत प्रैक्टिकल होने वाली है। इसके अलावा इस कहानी के माध्यम से हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को भी कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से अलग बनाएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द पुअर डॉग। पुअर मतलब बेचारा, गरीब, लाचार, डॉग मतलब कुत्ता। तो बेचारा कुत्ता, लाचार कुत्ते की यह कहानी है। Once a hungry porcupine saw a big sugarcane field. एक बार, once मतलब होता है एक बार, एक भूखा पर्क्यूपाइन मतलब होता है शाही। शाही एक जानवर होता है ये वाला। इसके शरीर पर तीर के समान कांटेदार रचना होती है। यह अपनी सुरक्षा के लिए अपने शरीर में उगे हुए इन कांटेदार तीरों को शत्रु की तरफ फेंकता है। ये ज्यादातर अमेरिका, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। तो एक बार शाही जो है, ये भूखा शाही वह देखा एक बड़ा शुगर कैन फील्ड। शुगर कैन मतलब होता है गन्ना, तो गन्ने का खेत, फील्ड मतलब खेत, मैदान। तो एक बड़ा गन्ने का खेत देखा। एज ही वॉज अबाउट टू ईट, जैसे ही वह खाने वाला था, द शुगर कैन गन्ने को, जैसे ही गन्ने को खाने वाला था। अबाउट मतलब तो के बारे में होता है, अबाउट मतलब लगभग भी होता है, करीब करीब। तो जब भी हम कोई चीज करने वाले होते हैं ना, जाने वाला था, खाने वाला था, गाने वाला था, तो वहां पे अबाउट टू लगता है ना, ये चीज करने वाला था। तो जैसे ही, एज मतलब जब, जैसे, ज्यों ही, चूंकि, ये सब होता है। तो जैसे ही वह खाने वाला था शुगर केन गन्ने को, अ डॉग ग्राउल्ड एट हिम, एक कुत्ता उसके ऊपर गुर्राने लगा। कुत्ते के भौंकने को बार्क बोलते हैं और जब गुर्राता है कुत्ता तो उसे ग्राउल बोला जाता है। ग्राउल मतलब गुर्राना। तो उसके ऊपर गुर्राया जैसे वो खाने वाला था। द फील्ड बिलोंग्ड टू अ जज, जो खेत था वह एक न्यायाधीश का था। जज मतलब न्यायाधीश, डी यहाँ पे साइलेंस हो गया है ना। तो वह खेत एक न्यायाधीश का था। बिलोंग जो होता है ना, बिलोंग मतलब से संबंधित, किसी का होना, किसी की संपत्ति होना, मतलब ताल्लुक रखना किसी के साथ। तो वो जो खेत एक जज से ताल्लुक रखता था, यानी जज की संपत्ति थी वह खेत। द पर्क्यूपाइन बेग्ड, अब जो शाही था, शाही जानवर, वह विनती किया, निवेदन किया। बेग मतलब तो भीख मांगना होता है, बेग मतलब निवेदन करना, विनती करना, प्रार्थना करना भी होता है। तो उसने प्रार्थना किया उस कुत्ते से, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट जो शब्द है ना, ये होने देना, जाने देना, आओ, चलो, ऐसे शब्द जब हम प्रयोग करते हैं ना कि आओ चलो चलते हैं, तो वहां लेट शब्द अंग्रेजी का लगता है ना। आज्ञा या अनुमति लेने या देने के लिए भी लेट प्रयोग किया जाता है ना। वो बोला मुझे खाने दो, एज, चूंकि, एज वही चूंकि यहाँ पे पढ़ेंगे ना, क्योंकि, जो, जैसे, ये सब होता है ना। तो चूंकि आई एम स्टार्विंग, मैं भूख से मर रहा हूँ। स्टार्व मतलब होता है भूखा, भूखो मरना। हंगरी मतलब भी भूख होता है, लेकिन स्टार मतलब भूख से मरना, अत्यधिक भूख से तड़पना है, भूखो मरना। तो मैं चूंकि भूख से मर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, तो इसलिए मुझे खाने दो। ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब एम लगा है और स्टार में स्टारविंग लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। तो मैं भूख से मर रहा हूँ इसलिए मुझे खाने दो। द काइंड डॉग सैड, अब दयालु कुत्ता बोला। काइंड मतलब दयालु होता है। काइंड मतलब प्रकार भी होता है, जाति भी होता है, किसी की जाति, मानव जाति या पक्षी जाति या पशु जाति, तो उसको काइंड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे काइंड मतलब दयालु। तो जो दयालु था, कृपालु कुत्ता, वह बोला ऑल राइट, ठीक है। ऑल राइट मतलब ठीक है। बट स्पेयर द रूट्स सो द प्लांट कैन ग्रो अगेन, ठीक है
लेकिन स्पेयर द रूट्स, जड़ों को छोड़ देना। रूट मतलब होता है जड़, और स्पेयर मतलब होता है छोड़ना, बचाना। अतिरिक्त भी होता है, जो कुछ बचा खुचा जो रहता है ना, उसको स्पेयर बोला जाता है। तो वो बोल रहा है वो कुत्ता कि ठीक है खा लो, लेकिन जड़ों को छोड़ देना, बचा देना। ताकि, सो मतलब इसलिए भी होता है, सो मतलब बहुत भी होता है, सो मतलब ऐसा नहीं, सो मतलब ताकि द प्लांट्स, पौधे कैन ग्रो अगेन, फिर से उग सकें। अगेन मतलब फिर से, पुनः, ग्रो मतलब उगना। तो बोल रहा है कि जड़ों को छोड़ देना ताकि पौधे फिर से उग सके। प्लांट मतलब पौधा होता है ना, तो प्लांट मतलब यंत्र भी होता है, कारखाना। प्लांट मतलब स्थापित करना भी होता है। जैसे कुछ चीज़ प्लांट करते हैं ना, कुछ योजना बनाते हैं, तो उसको ही बोलते हैं, कारखाने को भी प्लांट बोलते हैं। जैसे फिल्टर प्लांट हो गया या आयरन प्लांट हो गया, ये सब होता है ना। लेकिन यहाँ पौधे से मतलब है कि ताकि पौधे फिर से उग सके, इसलिए जड़ों को छोड़ देना। बट द हंग्री पर्क्यूपाइन एट द रूट्स टू, लेकिन भूखा शाही खा लिया। ईट, एट, ईटन, ये दूसरा भाग है ना, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। खा लिया द रूट्स, जड़ों को भी। टू मतलब भी होता है, टू मतलब बहुत भी होता है, टू मतलब भी होता है, कि उसने जड़ों को भी खा लिया, इतना भूखा था वो। जब भी ई अगर किसी वर्ड के अंतिम में देखेंगे ना, तो उसके पहले जो वाउल्स लगा रहता ना, उसका उच्चारण वही करेंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओरिजिनली हुआ करता है। ठीक, तो यहाँ पे ई के वजह से आई को आई ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ई साइलेंस हो जाता है अपने आप में। यहाँ पे भी इस ई के वजह से इस ए को ए ही पढ़ रहे हैं ना, एट, आइन, पाइन, ऐसे हो रहा है ना। तो ज्यादातर जगहों पे यही नियम लागू होता है, ठीक ना। जहां जहां भी आता जाएगा मैं आपको याद दिलाता चला जाऊंगा। तो उसने जड़ों को भी खा लिया। वेन द जज केम देयर, जब जो न्यायाधीश था वह वहां पे आया, कम का केम हुआ है ना, जब न्यायाधीश वहां पे आया। ही वॉज फ्यूरियस, वह आग बबूला था। फ्यूरियस मतलब अति क्रोधित, आग बबूला हो जाना। तो वह बहुत क्रोधित हुआ है देखकर कि मेरा सारा जो खेत है, ये गन्ना सब खा लिया ये पर्क्यूपाइन। द क्लेवर पर्क्यूपाइन सैड, अब उस समय जब देखा तो जो चतुर, क्लेवर मतलब चालाक, चतुर, तो जो चतुर शाही था उसने कहा, से का सैड कहा, लेट द मैटर बी सेटल्ड इन द कोर्ट। वह बोलता है कि मामले का निपटारा कोर्ट में होने दो। ठीक, मामले का निपटारा कोर्ट में होने दो। मैटर मतलब था मामला, विषय। सेटल मतलब निपटारा करना होता है ना। सेटल मतलब बसना भी होता है, स्थिर हो जाना। नहीं बोलते हैं कि मैं लाइफ में सेटल हो गया, मतलब लाइफ में मैं जीवन में अपना स्थिर हो गया, स्थापित हो गया। या कोई बोलता है कि मुंबई में वो जाके सेटल हो गया, यानी वहाँ जाके बस गया। लेकिन यहाँ पे निपटारा करने से मतलब है कि मामले का निपटारा। मैटर मतलब मामला होता है ना, कोर्ट में होने दो, वही लेट, जाने दो, करने दो, होने दो। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब भी टी अथवा डबल टी के अगल बगल में दो वाउल्स हो, यानी कि दो वाउल्स के बीच में टी अथवा डबल टी हो, तो यहाँ टी को ड उच्चारित करते हैं अमेरिकन एक्सेंट में ना। तो यहाँ मैडर पढ़ेंगे अमेरिकन एक्सेंट में, मैडर। तो पर्क्यूपाइन ने बहुत चालाकी से बोला कि इस मामले का निपटारा हम अदालत में करेंगे, अदालत में होने दो, और वहीं पता चलेगा कि किसने आपके गन्ने का खेत खाया, गन्ना खाया। द पर्क्यूपाइन वेटेड फॉर विंटर, अब जो पर्क्यूपाइन था शाही जानवर, वह इंतजार करने लगा फॉर विंटर, शीत ऋतु का, सर्दियों के मौसम का। विंटर मतलब सर्दियों का मौसम, शीत ऋतु, तो शीत ऋतु का इंतजार करने लगा। वेन ही वेंट टू द कोर्ट, जब वह कोर्ट गया, न्यायालय में गया। कोर्ट मतलब न्यायालय। द डॉग वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, तो उस समय जो कुत्ता था वह वाज शिवरिंग, कांप रहा था, विथ कोल्ड, ठंड से कांप रहा था। शिवरिंग मतलब होता है कांपना, ठिठुरना, तो ठंड से वह ठिठुर रहा था। ये भी जो है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग में वाज लगा है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो कांप रहा था। द पर्क्यूपाइन सैड सर द शुगर केन वॉज इटन बाय हिम, अब पर्क्यूपाइन बोला, शाही बोलता है, साहब, सर मतलब साहब, महोदय, महाशय, द शुगर केन वॉज इटन बाय हिम, ये जो गन्ना है यह इस कुत्ते के द्वारा, इसके द्वारा खाया गया है। ये सेंटेंस जो है ना ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना। कैसे जाने पैसिव वॉइस में लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस है ना, यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताता हूं कि एक्टिव वॉइस यानी सक्रिय वाच्य, पैसिव वॉइस यानी निष्क्रिय वाच्य। सक्रिय
वाच्य में कर्ता की मुख्य भूमिका होती है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान सेंटेंस होता है ना, उसमें कर्म पे विशेष जोर दिया जाता है। तो यहाँ पे शुगर केन ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके द्वारा इस पे कर्म किया गया है ना। कर्म किसको बोलते हैं? जिस पर क्रिया होती है। और कर्ता किसको बोलते हैं? जो क्रिया करता है, करने वाले को कर्ता बोलते हैं, और जिस पर होता है, जो परिणाम भुगतता है, वो कर्म कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो गन्ना है ये इसके द्वारा खाया गया है, मतलब इसके ऊपर क्रिया हुई ना, तो कर्म सबसे शुरू में लग गया है और जो कर्ता है, करने वाला, वो सबसे लास्ट में है। तो पैसिव वॉइस में ना कर्ता पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, वो लिखा हो या ना लिखा हो इससे नहीं मतलब होता है, कर्म लिखा रहता है। और उसके बाद टू बी फैमिली के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म देखते हैं ना। वैसे इज, आर, एम, वाज, वर, इसके बाद आईएनजी जुड़ता है ना, क्रिया में आईएनजी जुड़ता है। लेकिन इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद अगर वो आपका थर्ड फॉर्म देखेंगे ना तो समझ जाए कि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है ना तो वो आपका थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है और बाई के बाद सब्जेक्ट को इंडिकेट किया जाता है। ठीक, ये चीज जान गए। तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है कि गन्ना जो है ये उनके द्वारा खाया गया है, इस कुत्ते के द्वारा खाया गया है। सी हाउ ही ट्रेम्बल्स आउट ऑफ गिल्ट, देखो, सी मतलब देखना, देखो कैसे वह ट्रेम्बल्स थरथरा रहा है, कांप रहा है। ट्रेम्बल मतलब कांपना, सिरहना, थरथराना, थरथरा रहा है आउट ऑफ गिल्ट, अपराध बोध से। गिल्ट मतलब होता है अपराध, पाप, अपराध बोध। तो वह अपराध बोध से कैसे वो थरथरा रहा है, कांप रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, जबकि कुत्ता तो ठंड से कांप रहा था। When the judge asked the dog to say something, the dog could not speak out of cold. जब न्यायाधीश पूछा कुत्ते से to say something, बोला कुछ कहने के लिए, जब जज कुछ कहने के लिए उसको, कुत्ते को बोला कि तुम अपनी सभा में कुछ कहना चाहते हो, तो जो कुत्ता था वह कुड नॉट स्पीक, नहीं बोल सका। स्पीक मतलब बोलना, नहीं बोल, कुड मतलब सका, नहीं बोल सका। आउट ऑफ कोल्ड, ठंड की वजह से, ठंड की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल सका, वो तो ठिठुर रहा था, वो क्या बोलेगा। टेकिंग हिज साइलेंस एज एन एडमिशन ऑफ बीइंग गिल्टी, द जज किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस। उसकी चुप्पी को, साइलेंस मतलब चुप्पी, उसकी चुप्पी को अपराधी होने की स्वीकृति के रूप में लेते हुए, एडमिशन, एडमिशन मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकारोक्ति। एडमिशन मतलब प्रवेश भी होता है ना, लेकिन प्रवेश का यहाँ पे अनुवाद नहीं करेंगे, स्वीकृति या स्वीकारोक्ति। तो उसकी चुप्पी को अपराधी होने की स्वीकृति के रूप में, एज के रूप में लेते हुए, द जज जो न्यायाधीश था, किक्ड हिम आउट ऑफ द हाउस, उसे लात मारकर घर से बाहर भगा दिया। मतलब वो चुप था ना, वो कुत्ता कुछ बोल नहीं रहा था, तो उसे वह सोचा वो जज कि ये गिल्टी वाकई में है। गिल्टी, गिल्टी मतलब होता अपराधी, दोषी, गुनाहगार। तो यह गुनाहगार है तभी कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको उसकी स्वीकृति मानते हुए लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मतलब वो बेकसूर होने के बाद भी वो बेचारा घर से बाहर चला गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? थिंक ट्वाइस बिफोर यू हेल्प अ कनिंग फेलो, दो बार सोचो। थिंक ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोबारा, दो बार सोचो, बिफोर से पहले, यू हेल्प मदद करने से पहले, अ कनिंग फेलो एक चतुर, धूर्त, मक्कार व्यक्ति की, तो एक मक्कार धूर्त व्यक्ति की मदद करने से पहले 2 बार सोचो, ये बोल रहा है। इसकी नैतिक शिक्षा यही है। फेलो, फेलो मतलब होता है साथी, व्यक्ति, पुरुष, मित्र, ये होता है ना फेलो। और कनिंग मतलब धूर्त, मक्कार, चालाक। तो इस कहानी में यही शिक्षा है कि किसी भी धूर्त, चालाक, मक्कार व्यक्ति की मदद करने से पहले 2 बार सोचिए। लेकिन यह पाठ पूरी न्याय प्रणाली को भी आईना दिखाती है कि किस प्रकार अदालतें बिना पूरी वस्तु स्थिति को समझे धूर्त, मक्कार लोगों के द्वारा उपलब्ध कराए गए झूठे सबूतों के आधार पर निर्णय लेकर निर्दोष लोगों को सजा देती है। यहीं पर इंसान सोचने को मजबूर हो जाता है कि जब दूसरे लोग धूर्तता और चतुराई से सच्चाई को छिपा सकते हैं, तो हम ही अकेले क्यों राजा हरिश्चंद्र बनकर सजा भोगते रहें। वैसे भी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जब सारे लोग भ्रष्ट, अनैतिक और बिना कायदे कानून के चल रहे हैं, तो एक अकेले के ईमानदार होने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ऐसा करके वो अपने और अपने परिजनों के लिए मुसीबत का सबब अवश्य बन सकता है। किसी सड़क पर गलत साइड से 10 लोग अपने वाहन से आ रहे हैं और आप सही साइड से जा रहे हैं, तो सोच कर बताइए कि क्या होगा।
ये स्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है। सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए। उम्मीद है ये कहानी और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर कोई शिकायत या सुझाव हो तो कृपया जरूर बताएं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। कीप लर्निंग एंड बी प्रैक्टिकल। नमस्कार।